स्वर सुधा मंच पर आप सभी का स्वागत है। प्रस्तुत है नीरजा हेमेंद्र की कहानी समय के पन्नों पर। राम मूर्ति जी आज कार्यालय आए तो आते ही उन्हें उनके स्थानांतरण की सूचना मिली। आज से कार्यालय में उन्हें दूसरी नई जगह, नई मेज पर बैठना पड़ेगा। अपनी पुरानी मेज को देखकर वे सोचने लगे, देखते देखते जीवन कहाँ से कहाँ पहुंच गया। कार्यालय के इस बड़े हॉल नुमा कक्ष की दीवारें, पुरानी मेज कुर्सी, समीप रखी जंग लगी वही अलमारी जिसमें वह कार्यालय के कागजात इत्यादि रखते हैं, सब कुछ ज्यों का त्यों है। इस अंतराल पर अलमारी लगे जंग का घेरा कुछ अधिक बढ़ गया है। अन्य कोई विशेष परिवर्तन नहीं हुआ है। हाँ, परिवर्तन के नाम पर कुछ साथी सहकर्मी सेवानिवृत्त होते गए हैं तो कुछ नए युवा सहकर्मी आ गए हैं। एक मुख्य परिवर्तन भी उन्हें आज दिखाई दे रहा है। वो यह है कि कार्यालय के इस बड़े से हॉल की कई मेजों पर से स्थानांतरित होते होते वे आज पुनः उसी पुरानी व पहली वाली मेज पर उस स्थान पर आ गए हैं जहां प्रथम नियुक्ति के पश्चात प्रथम बार यहां आए थे। उन्हें स्मरण आने लगे हैं अपने पुराने दिन, किंतु अधिक देर तक वे विगत दिनों की स्मृतियों में नहीं रह पाए। काम में उन्हें जुटना पड़ा। मेज भले ही पुरानी थी, किंतु काम नया था। नए काम को समझना था, अतः स्मृतियों को दरकिनार करते हुए वे काम में व्यस्त हो गए। आज पूरा दिन काम में व्यस्त रहे, बमुश्किल दोपहर चाय पीने का समय निकाल सके। काम समझने में अधिक कठिनाई नहीं हुई। प्रतिदिन की भांति समय से कार्यालय से घर के लिए निकल पड़े, अन्यथा बहुधा स्थानांतरण के प्रथम दिन कार्यालय से घर के लिए निकलने में विलंब हो ही जाती है। घर आकर स्कूटर गेट के अंदर खड़ा कर दरवाजे की घंटी बजा दी। आई, अंदर से रागेश्वरी की आवाज आई। वे जानते हैं कि इधर कुछ दिनों से रागेश्वरी को चलने में परेशानी होने लगी है, अतः वह धीरे धीरे चलती है। कुछ ही देर में रागेश्वरी ने दरवाजा खोल दिया। सदैव की भांति वह मुस्कुराती हुई सामने खड़ी थी। रागेश्वरी का यही स्वभाव उन्हें संबल देता है कि प्रत्येक परिस्थिति में वह मुस्कुराती रहती है। हृदय में उपजी पीड़ा के चिन्ह वह चेहरे पर प्रत्यक्ष नहीं होने देती। रागेश्वरी उनसे उम्र में 4 वर्ष छोटी है। उन्हें लगता है कि रागेश्वरी पर उम्र ने शीघ्र ही अपना प्रभाव डाल दिया है। विगत कुछ महीनों से वह अस्वस्थ रहने लगी है, जबकि कुछ समय पूर्व तक घर के सभी कार्य वह स्वयं करती थी। उसके पश्चात भी दिन भर ऊर्जा व स्फूर्ति से भरी रहती थी। उसने मुझे कभी भी कार्य की अधिकता से थक जाने का उलाहना नहीं दिया। अब कुछ समय से उसके घुटनों में पीड़ा रहने लगी है। कई चिकित्सकों को दिखाया, किंतु स्थायी लाभ नहीं हो पा रहा है। दवा लेने से कुछ समय के लिए आराम हो जाता है, पुनः समस्या ज्यों की त्यों हो जाती है। हाथ मुंह धोकर फ्रेश होने के पश्चात उन्होंने देखा कि रागेश्वरी किसी प्रकार जाकर रसोई में खड़ी हो गई है। इस समय वह उनके लिए चाय व रात का भोजन बनाने के उपक्रम में लग गई है। आज कार्यालय के कार्यों ने मुझे इतना थका दिया है कि मैं भी थोड़ी देर विश्राम करना चाहता हूँ। रागेश्वरी से उसकी मदद करने की इच्छा नहीं हो रही है, अन्यथा प्रतिदिन कार्यालय से सायं घर आकर रसोई के कार्यों में उसकी सहायता कर देता हूँ। भोजन बनाना तो नहीं आता, किंतु सामान उठाकर दे देना, यथास्थान रख देना ही उसके लिए बहुत होता है। किंतु आज मेरी इतना भी करने की इच्छा नहीं हो रही है। मैं रसोई में जाकर रागेश्वरी का हाल पूछता हूँ। वह मुस्कुराकर, सब ठीक है, आपकी चाय तैयार है, मैं कुछ खाने के लिए लाती हूँ, कहकर मुझे चाय उठा लेने के लिए संकेत करती है। मैं चाय के दोनों प्याले लाकर डाइनिंग मेज पर रखकर रागेश्वरी के आने की प्रतीक्षा करने लगता हूँ। कुछ ही क्षणों में रागेश्वरी आ गई। उसके हाथ में प्लेट थी, जिसे लेकर वह धीरे धीरे चल रही थी। मेरे साथ चाय पीते हुए वह बताने लगी कि रसोई में कुछ चीजें खत्म हो रही हैं। उसने उन चीजों का पर्चा बना लिया है तथा जिसे मैं
कल कार्य से लौटते हुए ले आऊं। मैंने सहमति में सिर हिलाते हुए कहा, ठीक है, कल कार्यालय के लिए निकलते समय पर्चा दे देना। वह चुपचाप चाय पीती रही। डाइनिंग मेज पर पसरा सन्नाटा मुझे अच्छा नहीं लग रहा था। अतः उस सन्नाटे को तोड़ने के प्रयास में मैंने उससे पूछा, आयु का फोन आया था क्या आज? अपने इकलौते पुत्र आयुष्मान को हम बचपन से ही प्यार से आयु कहते हैं। नहीं, तो मेरे पास उसका कोई फोन नहीं आया, रागेश्वरी ने कहा। आपके पास आया क्या उसका फोन? प्रत्युत्तर में प्रश्न करते हुए रागेश्वरी का चेहरा दीप्त हो उठा। मैं चुप रहा, यह सोचकर कि रागेश्वरी जानती है कि आयुष्मान मुझे फोन नहीं करता। फिर भी रागेश्वरी मुझसे जानना चाहती है आयुष्मान के फोन के बारे में। कदाचित वह भी हम दोनों के बीच फैले सन्नाटे को तोड़ने के प्रयास में ही ऐसा कर रही है। चाय खत्म हो चुकी थी। मैं और रागेश्वरी ड्राइंग रूम में आकर बैठ गए। मैं जानता हूँ कि रागेश्वरी पूरे दिन घर में अकेली रहती है। शाम को मेरे साथ एक आध घंटे यहाँ मेरे साथ बैठकर कुछ अपने मन की, कुछ इधर-उधर की बातें कर लेती है। मुझे भी तो इतने बड़े घर में पसरा सन्नाटा अच्छा नहीं लगता। आज ड्राइंग रूम में बैठकर मैं व रागेश्वरी विगत दिनों की चर्चा कर बैठे। यह प्रथम बार नहीं, बल्कि ऐसा अक्सर ही हम करते हैं। स्मृतियों के तीव्र झोंके ने व्यतीत दिनों के पन्ने पलटने प्रारंभ कर दिए। उन दिनों मेरे भीतर युवावस्था का जोश हुआ करता था। उस समय 20-21 वर्ष की आयु में व्यायाम करना, प्रातः उठकर मित्रों के साथ भ्रमण पर निकल जाना, बैडमिंटन खेलना, यही दिनचर्या हुआ करती थी उन दिनों। कॉलेज के दिन, या यूं कहें कि उन दिनों, जीवन किसी सुंदर सपने की भांति व्यतीत हो रहा था। कुछ कुछ रंगीन फाख्ता के पंखों की भांति। पंख तो पंख होते हैं, सुंदर, हल्के, जो हवाओं के हल्के वेग संग उड़ते चले जाते हैं आसमान तक। बेरोक टोक के बस कुछ इसी प्रकार वे दिन व्यतीत होते जा रहे थे। जीवन में कुछ कर सकने के, कुछ बन सकने के सपने के साथ ही साथ आसमान तक उड़ रही थी इच्छाएं। शिक्षा पूरी हो गई, अब नौकरी की तलाश में उसी युवा जोश के साथ लग जाना था। लग गया। नौकरी तलाशते तलाशते अनेक सपने धूल धूसरित होकर भूमि पर गिरकर बिखरने लगे। कठिन संघर्ष व जीवन के कड़े दौर से गुजरने के पश्चात बड़े ही सौभाग्य से इस कार्यालय में सीनियर क्लर्क की नौकरी मिली। नौकरी के पश्चात माँ पिताजी के सपने जागृत हुए और वे मेरे लिए सुयोग्य वधु की तलाश में जुट गए। रागेश्वरी मेरे ही कॉलेज में पढ़ती थी। वह स्नातक में थी और मैं परास्नातक में। आकर्षण कुछ ऐसा था न कि न एक दूसरे से अधिक मेल-जोल, न बातचीत। फिर भी असीम प्रेम। रागेश्वरी के अतिरिक्त किसी और के संग जीवन व्यतीत करने के बारे में सोच भी नहीं सकता था। इसी प्रेम ने साहस दिया और एक दिन अपने माता-पिता से कह बैठा, रागेश्वरी से अपने प्रेम और उससे विवाह की अपनी इच्छा। रागेश्वरी मेरे जीवन में आई। सब कुछ भला लग रहा था। 2 वर्ष के पश्चात आयुष्मान के आते ही मानो जीवन में संपूर्णता व्याप्त हो गई। रागेश्वरी में सौंदर्य और भी दीप्त हो उठा। समय का पहिया अपनी गति से चलता रहा, आगे बढ़ता रहा। हमें समय ही नहीं मिला कि समय की इस गति का अनुभव कर सके। आयुष्मान विद्यालय जाने योग्य हो गया। 4 वर्ष के आयुष्मान के लिए प्रथम बार विद्यालय की ड्रेस, बैग, पेंसिल, रंगों का डिब्बा आदि खरीदते न जाने कितने सपने भी खरीदते गए। प्रतिदिन उसे स्कूल के लिए तैयार करना, टिफिन में आयु की पसंद की खाने पीने की चीजें रखना, उसे गेट तक छोड़ने आना, दोपहर तक बिना कुछ खाए पिए उसके विद्यालय से आने की प्रतीक्षा करना। रागेश्वरी तो जैसे आयुष्मान के अंदर जीने लगी और मैं उन दोनों के। समय की गति की तीव्रता का एहसास तो हमें उस दिन हुआ जब एक दिन आयुष्मान एक जानी मानी बहुराष्ट्रीय कंपनी में अपनी नौकरी का नियुक्ति पत्र लेकर घर आया। वह हमारे ही बताए मार्ग पर चलता रहा, सफलता की सीढ़ियां चढ़ता रहा। अब जबकि हमारी अपेक्षाओं पर वह खरा उतर चुका था, अब उसे स्वयं से दूर भेजने में रागेश्वरी प्रसन्न क्यों नहीं हो पा रही थी? उसका तो सपना था आयु को पढ़ा लिखाकर आत्मनिर्भर व योग्य बनाना। सभी कहते कि आयु देखने में रागेश्वरी जैसा था लंबा, गौर वर्ण का आकर्षक,
आयु के व्यक्तित्व के अनुसार रागेश्वरी उसे किसी बड़ी कंपनी के प्रबंधक के रूप में देखती। उसके स्वप्न को आयु ने पूरा किया, तो अब उसे नौकरी के लिए बाहर भेजने में रागेश्वरी को क्या हो रहा है? वह क्यों उद्विग्न हो रही है? रागेश्वरी अपनी व्यथा शब्दों से भले ही व्यक्त न करे, उसके हृदय की पीड़ा उसके चेहरे पर परिलक्षित हो रही है। अंततः उसने अपनी भावनाओं को नियंत्रित करते हुए, अपनी समझदारी व परिपक्व सोच का परिचय देते हुए, आयु को उसके भावी जीवन की सफलता का आशीष देते हुए उन्नति के पथ पर अग्रसर किया। आयु के जाते ही कैसा सन्नाटा पसर गया था घर के प्रत्येक कोने में। मेरा पूरा दिन तो कार्यालय में व्यतीत हो जाता, किंतु रागेश्वरी किस प्रकार सारा दिन घर में अकेली रहती होगी। मुझे इतने वर्षों के पश्चात आज रागेश्वरी के लिए यह सोचकर पश्चाताप हो रहा था कि पूर्ण शिक्षित होने के पश्चात भी मैंने रागेश्वरी को नौकरी के लिए ठीक से प्रेरित क्यों नहीं किया। विवाह के प्रारंभ के दिनों में एकाध जगहों पर उसने प्रयास अवश्य किया था, किंतु सफलता नहीं मिली। तत्पश्चात आयु के आ जाने से उसमें ही अपनी संपूर्णता तलाश ली। यह तो हम जानते थे कि भूमंडलीकरण के इस युग में बच्चों को देश विदेश की सीमाओं में नहीं बांधा जा सकता। यही क्या कम था कि आयु विदेश में न जाकर अपने देश के ही अन्य शहर में जा रहा था। फिर भी आयु का नौकरी के लिए बाहर जाना हमारे लिए खुशियों के साथ साथ किसी आघात से कम न था। अंततः उसे जाना ही था, चला गया। जाते समय वह भी उदास था। वह दिन में कई कई बार माँ को फोन करता। माँ से वह भी विशेष लगाव रखता था। रागेश्वरी के स्वास्थ्य, समय पर भोजन व दवा लेने की हिदायत फोन पर देता रहता। रागेश्वरी भी उसे समय पर खाने पीने व स्वास्थ्य का ध्यान रखने के लिए कहती रहती। एक दिन रागेश्वरी में मेरे द्वारा बहू ढूंढने के पूर्व ही आयु ने अपनी माँ से अपनी पसंद की लड़की से प्रेम विवाह करने की इच्छा प्रकट की, जबकि मैंने अपने मित्र की पुत्री से आयु के विवाह की बात निश्चित कर ली थी। लड़की पढ़ी लिखी, अच्छे घर की व गुणी थी। मैं उसे अपने मित्र की पुत्री के नाते काफी दिनों से देख जान रहा था। वह सीधी व सरल लड़की थी। विवाह की बात मैं चला चुका, अतः मेरे वे रागेश्वरी की कल्पनाओं में पुत्र वधू के रूप में वह स्थान बना चुकी थी। आयु के प्रेम विवाह की इच्छा प्रकट करने पर मुझे अच्छा नहीं लगा। पता नहीं मैं सही था या गलत। अगली बार जब वह घर आया तो अपनी इच्छा से उसे अवगत कराते हुए उसके प्रेम विवाह की इच्छा का विरोध किया मैंने। रागेश्वरी की कोई इच्छा नहीं थी। हम दोनों की इच्छा में ही उसकी इच्छा थी। वह तटस्थ थी। वह और कर भी क्या सकती थी। अपने इकलौते पुत्र की इच्छा के समक्ष मुझे झुकना पड़ा। विवाह तो हमने उसका धूमधाम से किया। रागेश्वरी ने विवाह के सभी रस्मों रिवाज को निभाते हुए आयु के साथ साथ अपनी भी साध पूरी की। बहू को नए जीवन में प्रवेश कराते हुए उसका आंचल आशीष से भर दिया। बेटे बहू को नए जीवन में सुखी रहने का आशीर्वाद तो हमने भी दिया। आयु का विवाह हुए अब 2 वर्ष हो गए हैं। उसकी पत्नी भी नौकरी पेशा है। आयु के विवाह को लेकर उसकी और मेरे बीच बड़ी दूरियां अब तक कम नहीं हुई हैं। कभी-कभी सोचता हूँ मैं ही गलत हूँ। आधुनिक समय में आधुनिक परिवेश में पले बड़े बच्चे गलत कैसे हो सकते हैं? पुरानी चीजें, पुराने विचार, पुरानी मान्यताएं, बूढ़े माता-पिता ही गलत हो सकते हैं। फुर्सत के पलों में रागेश्वरी आयु को स्मरण करते हुए कहती है कि हमारे विवाह के 2 वर्ष के अंदर आयु गोद में आ गया था। आयु के विवाह को भी तो 2 वर्ष हो गए हैं। अभी तक कुछ पता ही नहीं चल रहा है। आयु या बहू की तरफ से कोई संदेश नहीं आया है। फिर लंबी सांस लेकर कहती, कोई बात भी होगी तो इतनी दूर से हमें शीघ्र ज्ञात भी तो नहीं हो पाएगी। यही क्या कम है कि आयु वर्ष में 2 बार होली दिवाली जैसे प्रमुख पर्वों पर पत्नी सहित घर आ जाता है। उसके आने से इतनी खुशियां हम अपने हृदय में एकत्र कर लेते हैं, वो उसके पुनः आने तक समाप्त नहीं होती। जब से मैं आयु से रुष्ट हुआ हूँ, वो मुझे और भी याद आता है।
रागेश्वरी मेरे सामने चुप बैठी है। मैं जानता हूँ वह भी कुछ सोच रही है। जब वह कुछ नहीं सोचती तो बातें करती है। आप जब 2 वर्ष पश्चात सेवानिवृत्त हो जाएंगे, तब आपके खाली समय का सदुपयोग करने के बारे में मैंने कई बातें सोची हैं। रागेश्वरी के स्वर से मेरी तंद्रा भंग हो गई। मुझे चिंता मग्न देखकर रागेश्वरी ने कई बार पूछे गए अपने प्रश्न का दोहराव किया। मैं विगत स्मृतियों से बाहर आ गया। क्या सोचा है? प्रत्युत्तर में मैंने पूछा। मैं जानता हूँ कि वह मुझे कोई छोटा मोटा व्यवसाय या किसी निजी प्रतिष्ठान में कार्य कर लेने का सुझाव देगी, पूर्व की भांति, जैसा कि वह बहुधा कहा करती है। मैंने आपके बारे में यही सोचा है कि सेवानिवृत्ति के पश्चात मिलने वाले पैसों से कुछ आकस्मिक आवश्यकताओं के लिए रखकर शेष पैसों से कोई छोटा मोटा व्यवसाय कर लेंगे, चाहे वह व्यवसाय छोटी दुकान के रूप में क्यों न हो। इसमें आपका समय भी व्यतीत हो जाएगा तथा कुछ आमदनी भी हो जाएगी। सो अलग आपको व्यस्त रखने का इससे अच्छा उपाय और क्या होगा? रागेश्वरी ने कई बार दिया गया अपना सुझाव पुनः दोहरा दिया। हाँ, यह ठीक रहेगा, किंतु अभी मैंने इस विषय में कुछ सोचा नहीं है। समय आने दो, देखते हैं क्या होता है। उसकी इच्छा का सम्मान करते हुए मैंने कहा। मैं जानता हूँ रागेश्वरी को वाह्य संसार की कठिनाइयों या कह सकते हैं कि ऊंच नीच का ज्ञान नहीं है। वह सब कुछ सरल व सबको अच्छा समझती है, सबके लिए अच्छा सोचती है। रागेश्वरी की सरलता का अनुमान इसी बात से लगता है कि वह यह भी नहीं जानती कि सेवानिवृत्ति के पश्चात इतने पैसे नहीं मिलते जिनसे उसके सपने पूरे हो सके। फिर भी मैं प्रयत्न अवश्य करूंगा रागेश्वरी के सपनों का कुछ अंश पूर्ण करने का। इस बार भी दीपावली में आयु आ रहा है। रागेश्वरी ने मुझे सूचना दी। उसका फोन आया था क्या? मैंने अधिक उत्सुकता न दिखाते हुए पूछा। यद्यपि आयु के आने की बात सुनकर मैं प्रसन्न अवश्य हो गया था। आज दोपहर में मन नहीं लग रहा था मेरा। मैंने ही फोन मिलाया था। उसके आने की बात जब से ज्ञात हुई है, तब से मन कुछ हल्का लग रहा है। कुछ क्षण चुप रहने के पश्चात रागेश्वरी ने कहा। मैं खामोशी से रागेश्वरी की बातें सुन रहा था। मैं जानता हूँ कि आयु के आने की बात से रागेश्वरी अभी से दीपावली की तैयारियों में व्यस्त हो जाएगी, जबकि दीपावली में अभी 3 महीने का समय शेष है। कुछ दिनों पूर्ण हो जाने वाले पर्व की तैयारियां वह अभी से प्रारंभ कर देगी तथा दीपावली तक व्यस्त रहेगी। इधर रागेश्वरी की अस्वस्थता बढ़ती जा रही थी। चिकित्सकों को दिखाने का अनवरत सिलसिला जारी था। वह मुझ पर अपनी अस्वस्थता तब तक प्रकट नहीं करती जब तक कि कार्य करने में असमर्थता न होने लगे। बेटे और बहू के आने पर प्रसन्नता मुझे भी तो होती है, किंतु मैं अपनी भावनाएं तब से हृदय में रखता हूँ जब से उसने अपने विवाह को लेकर मेरी बात नहीं मानी थी। समय ही घाव देता है तो समय ही उन घावों को भरने का मरहम बन जाता है। आयु का घर बसे हुए 2 वर्ष पूर्ण हो चुके हैं। मैं जानता हूँ उसके प्रति मेरी नाराजगी दूर हो चुकी है। आखिर मैं अपने इकलौते पुत्र से नाराज होकर जाऊंगा कहाँ? रागेश्वरी, वह आयु में ही तो मेरी दुनिया बसी है। समय किसी के रोकने से नहीं रुका है। वह अपनी ही चाल से निरंतर चलता रहता है। 2 माह शेष बचे हैं दीपावली के आने में। ओह, मुझे ये क्या हो रहा है? मैं क्यों दीपावली आने की प्रतीक्षा कर रहा हूँ? वो तो एक पर्व है, समय पर आएगी और चली जाएगी। आज कार्यालय से घर पहुंचा, स्कूटर खड़ा कर ही रहा था कि उसकी आवाज से रागेश्वरी ने दरवाजा खोल दिया। ऐसा वह बहुधा करती है जब मुझे दरवाजे की घंटी बजाने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। रागेश्वरी दरवाजे पर खड़ी थी। आज उसके चेहरे से उसकी चिर परिचित मुस्कान गायब थी। क्या वह आज कुछ अधिक अस्वस्थ है? मैंने घर में प्रवेश करते हुए उसके स्वास्थ्य के विषय में पूछा। हाँ हाँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, उसने चेहरे पर बनावटी प्रसन्नता लाते हुए कहा। तो तुम्हारा चेहरा क्यों उतरा है?
मेज पर लंच बॉक्स और कार्यालय का बैग रखते हुए मैंने कहा, बस यूं ही आज मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा है। रागेश्वरी ने कहा, दो तरह की बात, मैं ठीक हूँ, आज मुझे कुछ अच्छा भी नहीं लग रहा है। उसकी बातों में मुझे कुछ छुपा हुआ सा लगा। जो भी हो, हाथ मुंह धोकर चाय पीकर पूछता हूँ। वैसे भी मुझे फालतू झमेलों से दूर रखने के लिए वह अनेक बातें अपने तक रखती है। इसमें उसकी मंशा मात्र यह होती है कि मैं परेशान न हूँ। अतः जब तक कोई गंभीर बात न होगी, इतनी शीघ्रता से मुझे नहीं बताएगी। मेरे चाय पीने तक वह चुप ही रही। क्या हुआ? आज पैरों में तकलीफ ज्यादा है क्या? उसकी चुप्पी को तोड़ने के प्रयास में मैंने पूछा। नहीं, पैर तो आजकल ठीक है, घुटनों की पीड़ा भी कम है, कहकर वह पुनः खामोश हो गई। तो चुप क्यों हो? कुछ बोलो तो। तुम्हारे घुटनों की पीड़ा कम है तो चेहरे पर पीड़ा क्यों? मैंने पुनः पूछा। आज दोपहर में आयु का फोन आया था। कार्यालय से ही फोन किया था उसने। वह धीरे धीरे अपने मन की परतें खोल रही थी। मैं समझ गया कि कुछ न कुछ ऐसा है जिसे वह मुझसे सीधे व स्पष्ट कहना नहीं चाहती। जब भी कोई गंभीर बात होती है तो वह उस बात का प्रभाव कम करने के उद्देश्य से इसी प्रकार टुकड़े टुकड़े करके बताती है। अरे वाह, तुम्हारे फोन किए बिना उसका फोन आया, ये तो अच्छी बात है। मैंने बातों में हास्य का पुट घोलते हुए कहा। हाँ, उसी का फोन आया और वह दीपावली में नहीं आ पाएगा। लगभग रुआंसी होते हुए रागेश्वरी ने कहा। नहीं आएगा? क्यों? रागेश्वरी की बातों से मुझे भी धक्का लगा। न जाने क्यों, किंतु कह रहा था कार्यालय से अवकाश नहीं मिल रहा है। रागेश्वरी ने कहा, मैं जानता हूँ कि वर्ष में एक आध महत्वपूर्ण पर्वों पर घर आने के लिए वह अपनी छुट्टियां बचाकर रखता है, इसलिए कार्यालय से अवकाश मिलने में उसे कोई समस्या नहीं होती। वर्ष में दो बार ही तो 2 दिनों के लिए उसे घर आना होता है। फिर भी रागेश्वरी का मन हल्का करने के लिए मैंने कहा, तुम ऐसा क्यों सोचती हो? हो सकता है उसे अवकाश नहीं मिल पाया हो, इसीलिए तो वह इस बार नहीं आ रहा है। मैंने रागेश्वरी को समझाते हुए कहा। मेरी बातों का रागेश्वरी पर कुछ तो प्रभाव अवश्य पड़ा। उसके चेहरे पर एकाएक चमक सी आ गई। रागेश्वरी की यही विशेषता है कि वह अधिक देर तक नाराज नहीं रह सकती है। प्रसन्न रहने का यही स्वभाव उसके अंदर की युवती को बचाकर रखे हुए है। लगभग 55 की उम्र में भी रागेश्वरी 40-45 की उम्र से अधिक की नहीं लगती है। घर के अधिकांश कार्यों को वह स्वयं करना पसंद करती है, अतः उसका शारीरिक गठन सुडौल है, जबकि उसके उम्र की अधिकांश स्त्रियां मोटापे की शिकार हैं। किंतु इधर कुछ माह से उसे न जाने कैसे चलने फिरने में कठिनाई होने लगी है। डॉक्टरों को दिखाया तो उन्होंने आर्थराइटिस बताया है। घुटनों की इस पीड़ा से उसकी सक्रियता पर प्रभाव पड़ा है। कदाचित इसी का नाम जीवन है। इसमें धूप छांव सुख दुख सब अवश्यंभावी है। यह हाड़ मांस का बना शरीर है। रोग व्याधि उम्र का प्रभाव इस पर पड़ता ही है। यह तो निश्चित हो गया है कि आयुष्मान इस दीपावली पर घर नहीं आ रहा है। मैं यह भी जानता हूँ कि हो सकता है अगली दीपावली में वो आए और पुनः किसी अन्य दीपावली में कदाचित न आ पाए। उसके आने से ही पर्व मनाए जाएंगे। उसके आने से ही हमारे हिस्से की खुशियाँ हम तक आ पाएंगी। इस बात से मैं भिज्ञ हूँ कि बच्चे ही माता पिता के लिए प्रसन्नता का कारक होते हैं। किंतु आज के परिवेश में जबकि बच्चे करियर के लिए, नौकरियों के लिए, जीविकोपार्जन के लिए संसार के किसी भी क्षेत्र में जा रहे हैं, तो माता पिता का भी यही दायित्व है कि उनके विकास की उड़ान में बाधा न बने। उन्हें खुले नभ में उन्मुक्त उड़ने दें। जीवन के अनुभवों को आत्मसात करते हुए उन्हें व्यवहारिक ज्ञान लेने दें। समय व्यतीत होता जा रहा है। दीपावली भी समीप आती जा रही है। आज तक मैंने सेवानिवृत्ति के पश्चात समय व्यतीत करने के लिए कुछ अतिरिक्त कार्य कर लेने के रागेश्वरी के दिए गए सुझाव को गंभीरता से नहीं लिया था। किंतु अब मैं रागेश्वरी के सुझाव पर गंभीर होने लगा हूँ। मेरे मन में भी कुछ करने का विचार उत्पन्न होने लगा है।
किंतु वह रागेश्वरी के विचार से अलग है। मेरा हृदय सशंकित है कि पता नहीं उसे मेरा विचार अच्छा लगेगा अथवा नहीं। आज कार्यालय से घर पहुंचकर उसे अपने विचारों से अवगत कराऊंगा। शाम को घर पहुंचा हूं। रागेश्वरी मुस्कुराती हुई मेरे समक्ष थी। उसके चेहरे पर अभी भी युवतियों सी चंचलता है। उसकी यही चंचलता मेरी सक्रियता और ऊर्जा है। शाम की चाय पीकर मैंने बातें प्रारंभ की। तुम सदैव सेवानिवृत्ति के पश्चात मुझे कुछ अतिरिक्त कार्य कर लेने की सलाह देती रहती हो। तुम्हारी बात मानते हुए मैंने भी कुछ सोचा है, कहो तो बताऊं। मैंने बातचीत में अच्छे वातावरण का सृजन करते हुए रागेश्वरी से पूछा। हाँ हाँ, क्यों नहीं, शीघ्र बताइए। रागेश्वरी के स्वर में प्रसन्नता के साथ ही साथ उतावलापन भी स्पष्ट था। हमारा यह घर 2 लोगों के लिए कुछ बड़ा है। आगे के दोनों बड़े कक्ष तो बंद ही रहते हैं। कहकर मैं चुप हो गया। अपनी बातचीत को मैं धीरे धीरे रागेश्वरी के समक्ष उसे समझाते हुए रखना चाह रहा था। रागेश्वरी मनोयोग से मेरी बात सुन रही थी। विवाह से पूर्व तुम्हारी नौकरी करने की इच्छा थी। अपनी उस इच्छा का तुमने त्याग घर संवारने में कर दिया। क्यों न तुम अपनी उस इच्छा को पुनर्जीवित करो। मैं चाहता हूँ कि आगे के बंद पड़े इन दोनों कमरों में हम एक स्कूल खोलें। ऐसे निर्धन बच्चे जिन्हें पैसों व समय के अभाव में निर्धन मजदूर माता पिता विद्यालय नहीं भेज पाते, हम उन्हें पढ़ाएंगे। ज्ञान के संबल से उनकी बुनियाद मजबूत करेंगे। रागेश्वरी प्रसन्नता से चहक उठी। हाँ हाँ, और इसके लिए हमें कोई अतिरिक्त पैसे भी व्यय नहीं करने पड़ेंगे। हाँ, और तुम्हारी शिक्षा का सही अर्थों में सदुपयोग भी होगा। हम अपनी नई दुनिया में व्यस्त भी रहेंगे और यह अकेलापन बच्चों की चहचहाटों से गुंजायमान हो जाएगा। मैंने उसे समझाते हुए कहा। अरे वाह, इतना अच्छा विचार आपने मुझसे छुपा कर रखा था। रागेश्वरी ने मेरी बातों का समर्थन करते हुए कहा। धनतेरस के दिन रागेश्वरी पूरे दिन दोनों बाहरी कक्षों को रंगीन झालरों व पुष्पों से सजाने में व्यस्त रही। आज लगभग 2 दर्जन बच्चों का नामांकन होना था। रागेश्वरी ने आसपास के निर्धन घरों में संपर्क कर बच्चों को पढ़ाने का उत्तरदायित्व ले लिया था। आयुष्मान शिक्षण केंद्र के बच्चों में बेटियों की अधिक संख्या देखकर मुझे प्रसन्नता हो रही थी। हमारा एक ही पुत्र है। रागेश्वरी ने अधिक संख्या में बेटियों का नामांकन कर इस घर में बेटी की कमी को पूरा कर दिया था। इस दीपावली मेरा घर बच्चों की बाल सुलभ किलकारियों के प्रकाश में नहा रहा था। रागेश्वरी की प्रसन्नता देखते बन रही थी। उसे तो मेरी तरफ देखने का समय नहीं था, किंतु मैं उसे ही देख रहा था। उसकी चाल सही हो गई थी। घुटनों का दर्द अतीत की परछाइयों की भांति कहीं दूर चला गया था। अगर आपको कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।